हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है हमारा तीसरा पार्ट ऑफ द एमसीक्यू डाइजेस्ट रिलीज बाय आईसीएआई फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, हमारे पहले दो पार्ट में हमने 40-40 एमसीक्यूज करके उनकी रीजनिंग आपको बताने की कोशिश की थी। जैसे कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मैंने वादा किया हूं कि आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द रीजनिंग्स ऑफ ऑल द एमसीक्यूज विद यू ऑल। तो आज हम लोग और 40 एमसीक्यूज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो मैं ज्यादा समय बर्बाद करे बगैर 81st एमसीक्यूज के बारे में बात करता हूं। 81st एमसीक्यू में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रीट है, रीट को कुछ इनकम आ रही है। कहां से आ रही है? एक रियल एस्टेट से रीट को रेंट आ रहा है, तो वो इनकम इन्वेस्ट रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर रीट किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंट कमाता है तो रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल। इसका मतलब ये जो इनकम है, जो रीट रेंटल इनकम कमा रहा है, वो इन्वेस्टर को पास थ्रू कर देगा। मतलब रीट उस पर टैक्स नहीं भरेगा, इन्वेस्टर उस पर टैक्स भरने वाला है। सिमिलरली अगर रीट अपने एसपीवी में कुछ पैसा लगाता है, उसको लोन वोन देता है और उससे इंटरेस्ट कमाता है, वो भी रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, वो भी रीट को इन्वेस्टर को पास ऑन करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी और रेंट फ्रॉम रियल एस्टेट, ये दोनों के दोनों इनकम रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये दोनों इनकम रीट को इन्वेस्टर को पास थ्रू करना पड़ेगा। रीट ने एक और इनकम कमाया है, दैट इज एसटीसीजी ऑन सेल ऑफ लैंड एक्सेट्रा। कुछ उसने प्रॉपर्टी बेचकर एसटीसीजी कमाया। अगर प्रॉपर्टी बेचकर एसटीसीजी कमाता है तो ये नॉर्मल एसटीसीजी है, ट्रिपल वन वाला एसटीसीजी नहीं है। ट्रिपल वन वाले एसटीसीजी पे रीट को 15% टैक्स लगता है, लेकिन नॉर्मल वाले एसटीसीजी पे रीट को एमएमआर पे टैक्स लगेगा और एमएमआर पे टैक्स रीट पे लगेगा और इन्वेस्टर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देयरफॉर यहां पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा कि रीट क्या क्या पास ऑन करेगा, इंटरेस्ट इनकम पास ऑन करेगा इन्वेस्टर को और साथ साथ में रेंटल इनकम भी पास ऑन कर देगा इन्वेस्टर को, लेकिन कैपिटल गेन्स इनकम पास ऑन नहीं करेगा, उस पर वो खुद टैक्स भरेगा। वो क्या रेट पे भरेगा मैंने वो भी बताया, इवन दो क्वेश्चन में क्या रेट पे भरेगा वो नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एसटीसीजी नॉर्मल एसटीसीजी है, वो रीट को एमएमआर पे टैक्स लगता है, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पार्ट नंबर डी, डी इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर आर्यन, मिस्टर आर्यन को एक घर बनाना है, खुद का कंस्ट्रक्ट करना है, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, रहना है उसमें, कोई लेट आउट नहीं करना है, रहने के लिए वो घर बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने 35 लाख रुपए का लोन लिया एसबीआई से ऑन 30th ऑफ मार्च 2021। उसके लिए उन्होंने इस साल 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 और कुछ 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल भी पे किया। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है क्या इनको डिडक्शन मिलेगा? और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या मालूम, उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट ईयर में। कब कंप्लीट हुआ? नेक्स्ट ईयर। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है अगले साल। अब सवाल ये उठ रहा है क्या इनको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा? क्या इनको एटीईईए जो नया सेक्शन आया है क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले मैं एक एक करके दोनों सेक्शन के बारे में बात करता हूं। एटीसी का डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में? एटीसी का डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है एटीसी में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, ना ही आपको सेक्शन 24 में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। 2 लाख रुपए का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पर 2 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में और 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है एटीसी के अंदर। इसलिए एटीसी आउट ऑफ पिक्चर। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, जो यहां पर भी लिखा हुआ है। मैं पूरे शीट के अंदर रीजनिंग लिख के रखा हूं और मैंने आपको बोला जैसे मेरे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ताकि आप उसको रेफर कर सको। तो मैं बीच में अगर शेयर करूंगा तो आप लोगों के साथ इनकम्प्लीट शीट होगी तो उसका मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, देयरफॉर एटीसी नॉट अवेलेबल, रीजन बीइंग कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसे एटीसी नहीं। एटीईईए मिलेगा क्या? एटीईईए के अंदर तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अंदर बोला गया कि लोन उस पीरियड के अंदर सैंक्शन होना चाहिए। लोन तो सैंक्शन हो गया लेकिन ये एटीईईए भी नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग एटीईईए में बोला है कि प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा हो गई तो एटीईईए का बेनिफिट भी नहीं मिलता है, चेक कर लो। और यहां पर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है, दैट इज 46 लाख है। देयरफॉर एसएससी को एटीईईए भी नहीं मिलेगा, एटीईईए भी नहीं मिलेगा और एटीईए भी नहीं मिलेगा। देयरफॉर द आंसर इज व्हाट? ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? नीदर एंटाइटल फॉर 24 नॉर एटीसी नॉर 1.5 लाख का एटीईईए। तीनों भी डिडक्शन उसको नहीं मिलने वाले। ठीक है, देख लो एक बार। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है, सी नहीं है, ये चीज याद रखना। सी ये गलती से इधर क्लिक हो गया है। ही इज नॉट एंटाइटल फॉर एनी डिडक्शन। 24 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। एटीसी नहीं मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। एटीईई नहीं मिलेगा क्योंकि 45 लाख से ज्यादा का तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन ने बहुत बार किया है, जो 83 क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, तो इस पर ज्यादा समय बर्बाद करके मतलब नहीं है। एबीसी लिमिटेड है, उसको कुछ डिविडेंड मिल रहा है किसी कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से 9 लाख रुपीस का नेट डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको ग्रॉस करो। ग्रॉस डिविडेंड कैसे होगा? क्योंकि डिविडेंड के ऊपर 10% टैक्स लगता है 194 के अंदर। सेक्शन 194 में टीडीएस करता है 10%। अगर आपको 9 लाख रुपया नेट ऑफ टीडीएस मिल रहा है, इसका मतलब ग्रॉस डिविडेंड कितना होगा? 10 लाख होगा। ये आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला है। साथ साथ में आपको एक फॉरेन कंपनी से भी डिविडेंड मिला है 8 लाख रुपए का ग्रॉस, तो टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला है? 18 लाख रुपए का।
अब याद करो एटीएम करके एक सेक्शन है, इस पे सिमिलर एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, इंस्टीट्यूट रिपीट कर रहा है सारे एमसीक्यूज को, मतलब ये अभी एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, ये ऐसा सेम टू सेम पहले आ चुका है। एटीएम क्या बोलता है, जितना भी डिविडेंड आपको डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट से मिला, कंपेयर विद कितना डिविडेंड आपने अपने शेयर होल्डर को दिया बिफोर 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आपने 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया उसको कंपेयर करो, जितना डिविडेंड मिला, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। देयरफॉर द लोअर अमाउंट इज व्हाट, 18 लाख रुपए का डिविडेंड मुझे मिला और 15 लाख रुपए का डिविडेंड मैं ड्यू डेट के पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, देयरफॉर द डिडक्शन ओवर हियर विल बी हाउ मच, 15 लाख रुपीस। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 84, 84th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यहां पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12 AB में रजिस्टर्ड है, रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम करता है, ठीक है, मेडिकल रिलीफ के लिए काम करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो लिखे गए उसके लिए काम करता है, उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, यहां पर मेडिकल रिलीफ के लिए काम करता है। अब इस ट्रस्ट ने दो इनकम कमाई है, एक तो एग्रीकल्चर इनकम कमाई है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय लोकल अथॉरिटी। नाउ इन सब इनकम का क्या होता है, इन सब इनकम का नॉर्मल असेसीज के साथ क्या होता है पहले सुन लो। अगर एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मल असेसी कमाएगा तो सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल अथॉरिटी वो कमाएगा तो वो सेक्शन 10(15) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है, सेक्शन 10(15). नाउ यहां पर सवाल उठ रहा है, क्या ये ट्रस्ट जो 12 AB में रजिस्टर्ड है उसको ये एग्जेम्पशंस मिलेंगे बिना अप्लाई करें? तो जनरली अगर ट्रस्ट अपना पैसा अप्लाई कर दे तो उसको एग्जेम्पशन मिलता है ये सेक्शन 11 के अंदर, लेकिन बिना अप्लाई करे क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? तो उसके लिए आपको याद होना पड़ेगा, सेक्शन 11(7) करके मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था कि एक बार आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन नहीं मिलते, एक्सेप्ट 3, सिर्फ 3 टैक्स सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन मिलेंगे, उसके अलावा कोई और सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन आपके लिए अलाउड ही नहीं है। कौन से 3 अलाउड है, वो कौन से 3 खुशनसीब सेक्शन है जो आपको मिलने वाले? पहला सेक्शन 10(1), दूसरा 10(23)(c) और तीसरा 10(46). ये 3 सेक्शन छोड़ के एक ट्रस्ट को और कोई भी दूसरा सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज कि अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स कमा रहा है जो लोकल अथॉरिटी से आ रहा है, जिसकी जनरली इनकम 10(15) में एग्जेम्प्ट है, वो यहां नहीं मिलेगा, ट्रस्ट को नहीं मिलेगा, बिकॉज 10(15) ट्रस्ट के लिए नॉट अवेलेबल, सिर्फ 3 ही 10 सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन ट्रस्ट के लिए अवेलेबल है। तो क्या 10(1) मिल सकता है? यस, मिल सकता है। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, द ट्रस्ट कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर 10(1) in respect of its agriculture income. However, it cannot claim exemption under 10(15) in respect of its interest income from bonds of local authority without applying such income for charitable purpose. अगर वह बॉन्ड के इंटरेस्ट की इनकम को एग्जेम्प्ट करवाना चाहता है, 10(15) में नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करो, एग्जेम्पशन लो, ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ यहां पर एक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी, उसने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया और 2 शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, एक गणेश को 12.75 लाख का डिविडेंड दिया और दूसरा जो है वो राजेश को 8.5 लाख का डिविडेंड दिया, ठीक है। अब दोनों के दोनों जो शेयर होल्डर है सामने वाले वो रेजिडेंट शेयर होल्डर है, तो यहां पर मल्टीपल क्वेश्चन है, क्या कंपनी डीडीटी भरेगी? डीडीटी का कॉन्सेप्ट ही निकल गया, डीडीटी का कॉन्सेप्ट ही 1 अप्रैल 2020 से निकल गया है, तो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी रिडंडेंट हो गए, देयरफॉर पॉइंट नंबर ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तीसरा, क्या कंपनी डिविडेंड, क्या कंपनी टीडीएस काटेगी? द आंसर इज यस। और सामने वाले के हाथ में टैक्स रेट क्या होगा? सामने कंपनी टीडीएस काटेगी 194 सेक्शन के अंदर, और सामने वाले जो रेजिडेंट शेयर होल्डर है उनके हाथ में टैक्स रेट क्या 10% फ्लैट होगा या स्लैब रेट होगा? एंड द आंसर इज, अगर अब से कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो कंपनी तो टीडीएस 10% पे काटेगी, लेकिन शेयर होल्डर का टैक्स रेट 10% नहीं है, शेयर होल्डर का टैक्स रेट तो नॉर्मल टैक्स रेट है, क्योंकि डिविडेंड इनकम के लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 110 से लेकर 115 बीबीजी के बीच में कोई भी नहीं बनाया। देयरफॉर यहां पर सही आंसर क्या होगा? आंसर विल कम टू पॉइंट नंबर डी। चेक कर लो कि कंपनी तो टीडीएस काटेगी 10% पर और सामने वाला अपनी इनकम में उसको इंक्लूड करके स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स भरेगा। चेक कर लो, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 85। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 86। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है किस किस असेसी को प्रिजम्पटिव इनकम का बेनिफिट मिलेगा। अगर एक रिटेल ट्रेडर है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है उसको मिलेगा, सेक्शन 44AD के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका 92 लाख का ग्रॉस रिसीट है उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए 44ADA एप्लीकेबल होगा और 44ADA में लिमिट कितनी है 50 लाख से, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक होलसेल ट्रेडर है उसको मिल जाएगा 44AD के अंदर 1.96 करोड़ है तो जरूर मिलेगा। एक डॉक्टर है जिसका एग्जैक्ट 50 लाख टर्नओवर है तो 44ADA में उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक इंडिविजुअल है जिसके पास 8 गुड्स कैरेज पहले थे, फिर उसने 2 गुड्स कैरेज बेच दिया तो 6 हो गए, फिर उसने 4 खरीदा तो वापस 10 हो गए। तो देखो पूरे साल में कभी भी 10 से ज्यादा व्हीकल उसके पास नहीं है तो इसको भी बेनिफिट मिल सकता है 44AE में, क्योंकि 44AE में कंडीशन है यू शुड नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहां पर इसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल कभी भी पूरे साल में नहीं है तो इसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज 1, 3, 4 एंड 5 एंड देयरफॉर द आंसर इज सी। चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 87, मिस्टर अर्जुन करके एक इंडिविजुअल है, उसकी टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है। अब उसकी टोटल इनकम में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले एलटीसीजी फ्रॉम लैंड है 5 लाख रुपीस, एसटीसीजी अंडर ट्रिपल वन है 2 लाख रुपया, लॉटरी है 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है 30,000, तो उसका टोटल मारोगे तो जीटीआई आ जाएगा 8,30,000। अब उसने चैप्टर 6 में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है 1,50,000 का पीपीएफ में, और उसको 10,000 रुपीज का 80 टीटीए में डिडक्शन मिलेगा। अब अगर इसकी टोटल इनकम को गौर से देखो ना, तो पहले एलटीसीजी फ्रॉम लैंड है जो स्पेशल इनकम है, दूसरा एसटीसीजी ट्रिपल वन है वो भी स्पेशल इनकम है, तीसरा लॉटरी है वो भी स्पेशल इनकम है, और चौथा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है वो स्पेशल इनकम नहीं है। तो अब जो पहली 3 इनकम है ना उसकी एलटीसीजी, एसटीसीजी, लॉटरी, इसके अगेन चैप्टर 6 से अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर इसका चैप्टर 6 से का डिडक्शन इसको सिर्फ कितना मिलेगा, ये चीज दिमाग में रखना। सबसे पहले इसको 80 टीटीए का 10,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ चैप्टर 6 है ना 1,50,000 का जो एटीसी में इन्वेस्ट किया ना, वो इसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। बोर्ड पे देखो, लैंड के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, एससीसीजी के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल नहीं है, लॉटरी के अगेंस्ट भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ किसके अगेंस्ट बच जाएगा, बचे हुए तुम्हारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है ना, देखो सेविंग बैंक इंटरेस्ट 30,000 है, यही एक नॉर्मल इनकम है, बाकी सब स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है। देयरफॉर जो 30,000 है उसके अगेंस्ट ऑलरेडी आप 10,000 तो टीटीए में लेके बैठे हो, तो बचा हुआ 1.5 लाख में से सिर्फ 20,000 ही यूज होगा। देयरफॉर यहां पर 20,000 यूज होगा और आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 8 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 लाख रुपए की टोटल इनकम पे आप टैक्स कैसे निकालोगे, ठीक है। जो 8 लाख रुपए की टोटल इनकम है उसके अंदर क्या क्या है पहले वो चीज तो देखो। उसके अंदर आपका एलटीसीजी फ्रॉम लैंड है, उसका अंडर आपका एसटीसीजी फ्रॉम ट्रिपल वन है, और लॉटरी है 1 लाख रुपीस की, ठीक है। तो एलटीसीजी फ्रॉम लैंड कितना है 5 लाख रुपए, तो उस पर आपको 20% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 5 लाख पे 20%। लेकिन क्या उस लैंड के 5 लाख के अगेंस्ट आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो 2.5 लाख रुपए का? द आंसर इज यस। तो जरा ध्यान से सुनना, अभी 8 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी कैसे आने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। तो मैं बहुत बारीकी से बोल रहा हूं, जो मेरा टोटल 5 लाख रुपए का लैंड का कैपिटल गेन्स है उसमें से मैं पहले 2.5 लाख का एग्जाम्पशन ले रहा हूं, ले सकता हूं, ले सकते हो। एग्जाम्पशन अवेलेबल है रेजिडेंट्स के लिए। अज्यूम करते हैं ये रेजिडेंट है, दैट यहां पर लिखा भी अज्यूम दैट ही इज अ रेजिडेंट इंडियन, क्वेश्चन के अंदर लिखा है एजेड 40 ईयर्स, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को 2.5 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है अगेंस्ट व्हाट, 111 है, 112 एंड 112 है, तीनों के अगेंस्ट। जो 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना उसमें से 2.5 लाख निकालो, बचे हुए 2.5 लाख पे 20% विल कम टू 50,000। और जो आपका 2 लाख रुपए का ट्रिपल वन वाला एसटीसीजी है ना उस पर डायरेक्ट 15%, तो उस पर 15% 30,000। और जो बच गया आपका लॉटरी है, कितने का लॉटरी है आपका 1 लाख रुपया, उस पर तो आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा ही नहीं, उस पर डायरेक्टली 30%। तो इस तरीके से आपका टैक्स आ जाएगा 1,14,400 रुपया इंक्लूडिंग 4% सेस। सेस मिलाकर 1,14,400 रुपए का टैक्स आ जाएगा। बराबर से चेक कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मैं चैप्टर 6 से सिर्फ 20,000 ही ले रहा हूं, क्योंकि ये सारी इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6 से अवेलेबल नहीं है। किसके अगेंस्ट, लैंड के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट, एसआईसीजी के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट, लॉटरी के अगेंस्ट, इसलिए मेरे को सिर्फ इसके अगेंस्ट ही लेना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर 6 से वेस्ट हो गया। अब उसके बाद जो 5 लाख रुपए का लैंड का कैपिटल गेन्स है उसमें से मैं 2.5 लाख का एग्जाम्पशन ले सकता हूं अगर मैं रेजिडेंट हूं। नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट नहीं है, रेजिडेंट्स को बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट। तो 2.5 लाख में से 5 में से 2.5 निकल गया तो 2.5 बचा, 2.5 पे 20% टैक्स, और ट्रिपल वन पे मेरे को 15% टैक्स, और जो मेरा लॉटरी उस पर मुझे 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। आंसर इज सी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्लबिंग चैप्टर के ऊपर है। अभी क्लबिंग चैप्टर आपने इतने अच्छे से देखा नहीं होगा एग्जाम के लिए, तो जरा ध्यान से सुन लेना, यहीं पर सुन लो क्योंकि शायद ये सिमिलर एमसीक्यू एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हस्बैंड एक वाइफ है, और क्या कर रहा है, हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ पैसा दे रहा है और उस पैसे से वाइफ फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है। ध्यान से सुनना, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, वाइफ को हस्बैंड पैसा दे रहा है और वाइफ उस पैसे को क्या कर रही है, फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है। फॉर्म में इन्वेस्ट करने के बाद मतलब फॉर्म की कैपिटल में डाल रही है। तो फॉर्म से अब वाइफ को क्या मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, और फॉर्म से वाइफ को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो क्या प्रोपोर्शनेट इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, यहां पर वही बोला गया, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ ने 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है फॉर्म के अंदर, उसमें से 3 लाख रुपया तो हस्बैंड का ही है। फॉर्म के अंदर पार्टनर कौन है, वाइफ है। कितना कंट्रीब्यूट किया एज ए कैपिटल, 5 लाख रुपया, उसमें से फॉर्म में से पार्टनर उसमें से हस्बैंड ने कितना पैसा दिया, हस्बैंड ने 3 लाख रुपया दिया, तो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन तो हस्बैंड का ही है। तो अब जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी फॉर्म से वो 60% हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, 40% वाइफ के हाथ में। सर व्हाट अबाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वैसे ही पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, उसमें तो कोई टैक्स की बात ही नहीं आती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पूरा एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो आएगी वो 60% हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी और 40% वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि 40% ही वाइफ का इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख में से वाइफ का सिर्फ 2 लाख रुपया, हस्बैंड का 3 लाख रुपया डाल के रखी उसने। देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस इस तरीके से आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी, सर कब चेक करना है कि कैपिटल में से कितना पैसा हस्बैंड का है, कितना पैसा वाइफ का है। 1 अप्रैल को
1 अप्रैल 2021, अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को ब्रेकअप देखना है। अगर उसके बाद हस्बैंड ने कुछ और पैसा दिया है और उस पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को, वो चीज का क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर लिखा गया, बराबर से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखा है 2 अप्रैल को वाइफ ने और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए अपने हस्बैंड के पैसे में से, उसका इंटरेस्ट क्लब नहीं होगा। जो 1 अप्रैल को पैसा होता है उसी का देखा जाता है कि कितना हस्बैंड के नाम का है, कितनी वाइफ का नाम का है, कितना खुद के नाम का है, कितना हस्बैंड से लेकर मैंने फॉर्म में डाली हूं, वो 1 अप्रैल का डेटा चेक करना होता है, बाद में नहीं। सर ये 1 लाख को अगले साल चेक करो, अगले साल 1 अप्रैल 2022 के कैलकुलेशन में ये काम आएगा, इस साल ये काम नहीं आने वाला है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना, इसको अच्छे से देख के जाना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट इंटरेस्ट इनकम जो 60,000 का है वो 3:2 के रेशो में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। हस्बैंड के नाम पे 3/5 और वाइफ के नाम पे 2/5, ठीक है, 60-40%। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देख लेना, ये एक मार्जिनल रिलीफ के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ लो। पहले मार्जिनल रिलीफ होता क्या है नाउ, ये आगे भी आते रहेगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैं एक ही बार ये कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में घड़ी घड़ी समझाऊंगा नहीं, अगले बार मैं डायरेक्टली इसके सोल्यूशन का डिस्कशन करूंगा, लेकिन इस बार पहली बार मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है पता है, एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है। अब डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट समझ लो क्या है। टैक्स रेट क्या है डोमेस्टिक कंपनी का, या तो 25% है या तो 30% है। टैक्स रेट तो है, लेकिन सरचार्ज कैसे लगता है उनको, 1 करोड़ रुपए तक की टोटल इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है और 10 करोड़ तक है तो उनको 7% सरचार्ज लगता है डोमेस्टिक कंपनी को, और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है तो 12% सरचार्ज लगता है। अब यहां पर इस कंपनी की इनकम देखो कितनी है, और इस कंपनी का पिछले के पिछले साल का टर्नओवर कितना है। पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 260 करोड़ है। अब क्योंकि पिछले के पिछले साल का टर्नओवर इसका 400 करोड़ से कम है, देयरफॉर इस कंपनी का करंट ईयर का टैक्स रेट विल बी 25%। क्योंकि अगर पिछले के पिछले साल का अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ होता है तो करंट ईयर का टैक्स रेट आपका 25% हो जाता है। देयरफॉर ये कंपनी का टैक्स रेट तो 25% है। ये चीज अपन ने सॉल्व कर ली। अब इसका सरचार्ज कितना आएगा, अगर मैं देखूं 10 करोड़ और 1 लाख रुपया कमा रहा है, 10 करोड़ के ऊपर जस्ट 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है, तो 10 करोड़ और 1 लाख कमाने पर उसको कितना टैक्स लग जाएगा तुम इमेजिन करो। 1 लाख रुपया, अगर वो सिर्फ 10 करोड़ कमाता था तो कितना टैक्स लगता उसको, 25% टैक्स रेट, 7% सरचार्ज और उसके ऊपर 4% सेस, बराबर। लेकिन क्योंकि वो 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, 10 करोड़ और 1 लाख कमा रहा है, तो 10 करोड़ 1 लाख पे उसको कितना टैक्स लग जाएगा, पूरी इनकम पे 25% टैक्स रेट, पूरी इनकम पे 12% सरचार्ज और फिर बाद में उसके ऊपर 4% सेस। तो 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के वजह से अगर आप टैक्स कैलकुलेशन निकालो तो 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने की वजह से उसको बहुत ज्यादा सरचार्ज आ जाएगा, क्योंकि सरचार्ज के अंदर बात 5% की बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गया है, और 5% अगर आप 10 करोड़ के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो समझ लो वही 50 लाख रुपया हो जाता है। देयरफॉर ये तो गुनाह हो गया उसके लिए, 10 करोड़ ही कमाता भाई, 10 करोड़ 1 लाख कमाना है तो पाप है मेरे लिए, क्योंकि सरचार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब एसएससी के लिए मतलब ये इलॉजिकल हो जाता है कि 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं 50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स दूं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केसेस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और मार्जिनल रिलीफ वाले केसेस में आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। सबसे पहले आप टैक्स निकालोगे, टैक्स मतलब बेसिक टैक्स कितना है 25% प्लस सिर्फ सरचार्ज, सेस अभी मत लेना, प्लस कितने पे, सिर्फ 10 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, जहां पर आपकी सरचार्ज की 7% की लिमिट खत्म हो जाती है उतने पे आप टैक्स निकालो। क्या निकालो, 10 करोड़ पे, जहां पे आप सरचार्ज की लिमिट खत्म हो जाती है। एकदम सिंप्लीफाइड तरीका, इससे सिंपल तरीका मार्जिनल रिलीफ का आपको मिल ही नहीं सकता है। 10 करोड़ जहां पर आपकी नेक्स्ट सरचार्ज की लिमिट चालू होती है, 10 के बाद चालू होती है ना, तो 10 करोड़ पे आप क्या करो, बेसिक टैक्स निकालो 25% का, प्लस 7% सरचार्ज मारो, कितना आया 2,67,50,000 रुपीज, ठीक है। स्टेप नंबर 2, 10 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालो, जरा कितना आता है, 10 करोड़ 1 लाख पे अगर मैं टैक्स निकालूंगा तो टैक्स प्लस 12% सरचार्ज आ जाएगा 2,80,28,000, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मेरे को 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, बराबर। देख पा रहे हो आप, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया ना मैंने, यहां 10 करोड़ पे टैक्स निकाला, यहां 10 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाला, तो 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने पे लगभग 12 से 13 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है, तो बेवकूफी है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं अलग कलर ले रहा हूं, जहां पे जो भी टैक्स आपको आया वो ले लो, प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाया 10 करोड़ के ऊपर, यहां जो टैक्स आया स्टेप नंबर 1 में वो ले लो, प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई, एक्स्ट्रा इनकम 10 करोड़ के ऊपर 1 लाख कमाई, वो ऐड कर दो, बस यही आपका टैक्स है और कुछ नहीं है। प्लस 4% सेस मार दो तो आपको आंसर आ जाएगा, एंड द आंसर विल कम टू 2,79,24,000 रुपीज। इट इज एज सिंपल एज दैट। स्टेप 1 में जो भी टैक्स आया 10 करोड़ प्लस सरचार्ज ऑफ 7% पे जो टैक्स आया वो ले लो, प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई 1 लाख रुपया, वो ऐड कर दो, उस पे 4% सेस मार दो, आपको आंसर आ जाएगा, वही आपका टैक्स हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी, चेक कर लो।
ऐसा क्वेश्चन आगे भी आता रहेगा, ये चीज दिमाग में रखना, तो हमेशा यही स्टेप फॉलो करना और कुछ नहीं है, यही मार्जिनल रिलीफ और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 एक 44 बीबीए के ऊपर है, जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आती है और फ्लाइट वाइट उड़ाती है एक्सेट्रा, तो उसकी डीम्ड इनकम कितनी होगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत सिंपल है कि अगर फ्लाइट इंडिया से उड़ी तो डीम्ड इनकम 5%, और या फ्लाइट बाहर से उड़ी तो पैसा इंडिया में रिसीव होना चाहिए, तो डीम्ड इनकम 5%। नाउ देखो इसको टोटल पैसा कितना मिला है, 280 करोड़। ठीक है, 280 करोड़ पैसा मिला है, और ये क्या करती है फ्लाइट, इंडिया यूएस यूएस इंडिया, इंडिया यूएस यूएस इंडिया, वाइस वर्सा बोला गया। ठीक है, तो इसको 280 करोड़ का टोटल पैसा मिला है। ठीक है, उसमें से कितना पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, या कितना पैसा उस पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए जो फ्लाइट इंडिया से उड़ी है, चलो चेक करते। आउट ऑफ विच 100 करोड़ रिसीव्ड इन यूएस डॉलर फॉर पैसेंजर फेयर फ्रॉम एटलांटा टू दिल्ली। नाउ आउट ऑफ 100 करोड़, तो एक 280 करोड़ में से 100 करोड़ रुपया कहां से आया, एटलांटा टू दिल्ली। मतलब बचा हुआ 180 करोड़ कहां से आया, दिल्ली टू एटलांटा होगा डेफिनेटली। तो बचा हुआ 180 करोड़ तो 100% डीम्ड इनकम उस पर तो आनी है। अब 100 करोड़ जो एटलांटा टू दिल्ली हुआ है वो इंडिया में अक्रू तो नहीं हुआ है, लेकिन रिसीव तो हो सकता है ना, कितना रिसीव हुआ है, आउट ऑफ 100 करोड़ 40 करोड़ इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो उस 100 करोड़ में से भी 40 करोड़ इंडिया में रिसीव हुआ है। देयरफॉर इंडिया में कितना इनकम अक्रू और रिसीव हुआ है, इंडिया में 40 करोड़ अक्रू हो गया है, अच्छा रिसीव हो गया है, और 180 करोड़ अक्रू हो गया है। देयरफॉर टोटल इंडिया में 220 करोड़ रुपया का 5% ले लोगे तो आपको 11 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम आ जाएगा। और अगर एक फॉरेन कंपनी का टोटल इनकम 11 करोड़ रुपीस आ जाता है तो क्वेश्चन क्या है पता है, उसका टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट अगर फॉरेन कंपनी का 11 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है, तो टैक्स रेट उसका 40% प्लस 5% सरचार्ज प्लस 4% सेस, दैट विल कम टू 43.68। तुमको समझ में आया ये 120 करोड़ 220 करोड़ कैसे आया, ये 100 करोड़ में से 40 करोड़ इंडिया में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो बचा हुआ 180 करोड़ बाहर, बचा हुआ 60 करोड़ बाहर रिसीव होगा, और ये 280 करोड़ में से 100 करोड़ इज फ्रॉम एटलांटा टू दिल्ली, तो ये टू एंड फ्रो है ना, तो बचा हुआ 180 करोड़ विल बी फ्रॉम दिल्ली टू एटलांटा, तो वो तो वैसे ही इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी की 11 करोड़ की टोटल इनकम आती है। 11 करोड़ की टोटल इनकम आने की वजह से सरचार्ज रेट 5% हो जाएगा, 4% से, दैट विल कम टू 43.68 आंसर। दिस इज व्हाट एमसीक्यू नंबर 90 इज ऑल अबाउट, अ वेरी सिंपल एमसीक्यू। ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास में भी बहुत सारे किए। क्वेश्चन नंबर 91 नाउ, जहां पर एक नॉन रेसिडेंट है लेकिन इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन नहीं है, नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, इंडिया में आता है, हॉकी वॉकी खेलता है, हॉकी का कोई प्लेयर वेयर है, लेकिन वो हॉकी प्लेयर इंडिया में आके क्या कर रहा है, हॉकी प्लेयर इंडिया में आके न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल वार्टिकल अपना दे रहा है। नो डाउट ये सारी चीजें कवर्ड है 115 बीबीए में, और उसमें 20% टैक्स लगता है, लेकिन कब लगता है पता है, जब वो नॉन रेसिडेंट इंडिया का सिटीजन नहीं है तब। अगर वो नॉन रेसिडेंट है और इंडिया का नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो इंडिया में आकर कुछ खेलता है या कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल देता है या एडवर्टीजमेंट करता है, तो उसको 20% फ्लैट टैक्स है 115 बीबीए में, और उसका टीडीएस 194 में 20% करता है। लेकिन यहां पर ये इंडियन सिटीजन होने की वजह से इसको अब टैक्स रेट 20% का नहीं बल्कि नॉर्मल स्लैब रेट्स का टैक्स लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट इनकम टैक्स लॉ में है नहीं। 115 बीबीए इज नॉट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडिया का सिटीजन है, वो बाहर की कंट्री में जाकर, एक कंट्री ई करके एक कंट्री है, उधर जाकर कुछ रॉयल्टी वॉयल्टी कमा रहा है 4 लाख रुपए की। ठीक है, 4 लाख रुपए की रॉयल्टी कमा रहा है बाहर के देश में जाकर, और 4 लाख रुपए पे उसने 5% टैक्स वैक्स भी वहां पर भरा है। ठीक है, अब इंडिया और उस देश के बीच, अब वो वहां पर जाकर 5% टैक्स भर रहा है, और इंडिया का वो रेजिडेंट है, तो उसको इंडिया में भी टैक्स लग जाएगा, तो उसको डबल टैक्सेशन होने वाला है। तो रिलीफ दो, तो रिलीफ देने का पहला तरीका क्या है, बायलैटरल रिलीफ। लेकिन बायलैटरल रिलीफ यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाले देश के साथ हमारा डीटीडबलए नहीं है। अगर सामने वाले देश के साथ हमारा डीटीडबलए नहीं है तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा, यूनिलैटरल रिलीफ। अब यूनिलैटरल रिलीफ कैसे कंप्यूट की जाती है, जरा ध्यान से देखना। उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख रुपीस है, अज्यूम करेंगे ऑब्वियसली उसके अंदर 7 लाख के अंदर, जब मैं ग्रॉस टोटल इनकम बोलता हूं तो 7 लाख के अंदर 3 लाख 4 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम भी होगी, तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख से, लेकिन उसमें से उसको 80 क्यूक्यूबी के अंदर, क्योंकि वो ऑथर है, बुक लिखता है और राइट्स बेचता है, उससे लमसम कंसिडरेशन लेता है, रॉयल्टी कमाता है, तो उसको 3 लाख रुपए का 80 क्यूक्यूबी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब उसको अगर 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है तो 4 लाख रुपीस उसकी टोटल इनकम, और अगर रेजिडेंट को इंडिया में 4 लाख रुपीस की टोटल इनकम मिलती है तो 4 लाख रुपीस पे उसको कोई टैक्स लगना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो रिबेट हो जाना है। देयरफॉर इंडिया का एवरेज रेट नील हो जाएगा, और अगर इंडिया का एवरेज रेट नील हो जाएगा तो यू विल कंपेयर द इंडियन एवरेज रेट विद द फॉरेन रेट, एंड देन व्हिचएवर इज लोअर दैट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो इंडिया का एवरेज रेट अंडा, फॉरेन का एवरेज रेट 5%, व्हिचएवर इज लोअर इज अंडा, देयरफॉर उसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। रिलीफ विल बी नील, एज यू कैन चेक ओवर हियर, चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर गणेश एक इंडिविजुअल है और उसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर वो एक इंडिविजुअल है और पिछले साल का इनफैक्ट बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज्यादा है ना, तो उसके लिए 194 सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसने किसी से कंसल्टेंसी सर्विस लिया ऑन 10th ऑफ अप्रैल और उसको कुछ पेमेंट किया कुछ दिनों बाद, ठीक है।
तो अब सवाल ये उठ रहा है क्या उस कंसल्टेंसी सर्विसेज पे टीडीएस कटेगा। तो मिस्टर गणेश इंडिविजुअल है, पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है बिजनेस का, और वो किसी से कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहा है अप्रैल में, तो 194 में टीडीएस कटना ही है। 194 में टीडीएस कितना कटेगा, 1,84,000 का 10% फ्लैट टीडीएस कटेगा। और उसको पेमेंट कब तक करना पड़ेगा, अगर अप्रैल में काट रहा है वो, तो अप्रैल में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अगले महीने की 5 तारीख तक, 7 तारीख तक सॉरी, तो अप्रैल में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अगले महीने की 7 तारीख कौन सी हुई, 7 मई 2021 तक उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहां पर मैंने उसका रीजनिंग डाल दिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। एक अससी ने अपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से कुछ लोन लिया, वर्किंग सॉरी एक अससी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता है, उसने अपने फ्रेंड से 19,000 रुपए का कुछ लोन लिया था। कितने का लोन लिया था, 19,000 रुपए का लोन लिया था। अब रीपे करते समय उसने उसको 19 प्लस 5,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट रीपे किया, और इंटरेस्ट के साथ रीपे किया कैश में, ठीक है। तो 269 एसएस और 269 टी प्रोविजन आपको पता होगा। लोन लेने पर 269 एसएस लगता है और लोन रीपे करने पे 269 टी अट्रैक्ट हो जाता है। और जब लोन रीपे करते हो ना, तब आप 20,000 रुपीज की लिमिट जब देखते हो ना, 20,000 या उससे ज्यादा पे किया या ना पे किया, कैश में पे किया, बैरर चेक में पे किया, तो 269 टी अट्रैक्ट हो जाएगा। उस समय पे आपको लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर भी अगर 20,000 या उससे ज्यादा हो जाता ना, तो 269 टी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसका रीपेमेंट चेक करना है आपको, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं चेक करना है, रीपेमेंट में इंटरेस्ट भी काउंट करना है। देयरफॉर रीपेमेंट इसने 24,000 रुपए का कैश में कर दिया, ठीक है, जिसमें 5,000 रुपए इंटरेस्ट है, 19,000 रुपए प्रिंसिपल है, फंस गया ये, फंस गया। इसके ऊपर 269 टी अट्रैक्ट हो जाएगा। 269 टी अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 271 ई की पेनाल्टी लग जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कितनी पेनाल्टी, सेक्शन तो वायलेट कर दिया, पेनाल्टी कितनी लगेगी। अब ध्यान से देखना, जाकर 271 ई पढ़ना कभी, पेनाल्टी सिर्फ और सिर्फ लोन पोर्शन पे लगती है, इंटरेस्ट पोर्शन पे नहीं। तो भले उसका लिमिट काउंट करने के लिए आप इंटरेस्ट भी काउंट करोगे, लिमिट काउंट करते समय आप ये चेक करोगे रीपे करते समय प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाकर 20,000 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 20,000 एग्जैक्ट हो रहा है, तो भी सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन पेनाल्टी लगाते समय आपको इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है, सिर्फ 19,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी, क्योंकि वहां पर लिखा है द पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू द लोन रीपेड। ऐसा नहीं लिखा है द पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रीपेड। अगर ऐसा लिखा होता पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू अमाउंट रीपेड, तो फिर मैं इंटरेस्ट पे भी पेनाल्टी लगा देता। लेकिन सेक्शन में लिखा है पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू द लोन रीपेड, देयरफॉर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर उसको 269 टी तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन पेनाल्टी सिर्फ 19,000 रुपए पर लगेगी, इसलिए इसका आंसर है सी। चेक कर लो, ठीक है, यहां पर मैंने उसका रीजन दिया, 271 इज इक्विवेलेंट टू द लोन रीपेड। नेक्स्ट, मिस्टर सैम एक यूएस के फुटबॉल मैच रेफरी है। यूएस के है मतलब इंडिया के सिटीजन नहीं है, नॉन रेसिडेंट भी है। क्या इनको इंडिया में आके क्या करे, कुछ फुटबॉल टूर्नामेंट खेल के पैसा कमाया, क्या इनको 115 बीबीए और 194 ई का जो स्पेशल प्रोविजन है क्या वो मिलेगा? द आंसर इज नो। कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोल दिया इन द केस ऑफ इनकॉम दैट वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए अवेलेबल है। और अंपायर, रेफरीज, ये सब लोग स्पोर्ट्समैन नहीं होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं नो डाउट, लेकिन स्पोर्ट्समैन नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल रेट 20% फ्लैट रेट, 194 ई का टीडीएस, ये सब एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और जो स्पोर्ट्समैन है जिसमें अंपायर और रेफरीज नहीं कवर होते, वो लोगों के लिए एप्लीकेबल है। देयरफॉर अंपायर और रेफरी अगर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन नहीं है तो उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, उसके लिए नॉर्मल स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे और उसका टीडीएस भी 195 में कटेगा, कोई स्पेशल टैक्स रेट उसके लिए नहीं है, तो 195 में उसका टीडीएस कट जाएगा। एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 96, मिस्टर निखिल एक इंडिविजुअल है 35 इयर्स के, उसकी फैमिली के अंदर वो खुद है, उसकी वाइफ है, उसका एक डिपेंडेंट बच्चा है, साथ साथ में उसके माँ बाप है। फादर की एज 80 इयर्स है मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, और मदर की एज 76 है मतलब वो भी सीनियर सिटीजन, ठीक है। अब उसने बहुत सारे अलग अलग किस्म के मेडिक्लेम और मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है। अब निखिल की फैमिली को कितने का डिडक्शन मिलेगा मालूम? निखिल की फैमिली क्योंकि वो 60 ईयर से कम है तो उसको 25,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स को 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिल सकता है क्योंकि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। और उसमें अजम्पशन ले लेते हैं कि सीनियर सिटीजन रेजिडेंट है, क्योंकि सिर्फ सीनियर सिटीजन रेजिडेंट को ही 50,000 का लिमिट है। अगर सीनियर सिटीजन नॉन रेजिडेंट है तो फिर 50,000 नहीं, फिर 25,000 का लिमिट है। यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं हम लोग कि सीनियर सिटीजन भी रेजिडेंट है, सब लोग रेजिडेंट है, ऐसा अजम्पशन लेके चलते हैं। तो अब निखिल को कितना डिडक्शन मिलेगा? निखिल को मिलेगा, देखो मेडिक्लेम का 20,000 मिल जाएगा, और ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना उसका मिल जाएगा उसको 5,000 रुपए, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप गवर्नमेंट ने बोला हम 5,000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो ये 20,000 मिल जाएगा, ये 5,000 मिल जाएगा, और ये 2,000 का खर्चा उसको नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेडिक्लेम का खर्चा लेते हो ना तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का नहीं मिलता है, और अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर का लेते हो तो मेडिकल क्लेम का नहीं मिलेगा, दोनों का एक साथ आपको नहीं मिल सकता है। तो निखिल को यहाँ पर 25,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा।
अब फादर 80 ईयर्स के हैं, फादर के लिए उसने कोई मेडिक्लेम लिया ही नहीं है, तो ये डिडक्शन तो मिलने नहीं वाला है। तो फादर को डायरेक्टली जो मेडिकल का खर्चा हॉस्पिटल में जो भी लाया, निखिल ने खुद पे किया, कितना 32,000, तो मिल जाएगा 30। फादर और मदर मिलाकर उसको 50,000 मिल सकता है, क्योंकि दोनों सीनियर सिटीजन रेजिडेंट है, ठीक है। और मदर का कितना मिलेगा, मदर के लिए मेडिक्लेम लिया है तो उसके लिए 6,000 रुपए का जो प्रीमियम भरा है वो मिला है, तो ये दोनों मिलाकर उसको 50,000 मिल सकता है। तो ये दोनों मिलाकर तो सिर्फ 38,000 ही मिल रहा है, तो उसको ये 38,000 पूरा मिल जाएगा, और ये 25,000 भी पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर उसको 20,000 मिलने वाला और यहां पर उसको 5,000 मिलने वाला, ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल विल कम टू हाउ मच, 63,000, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। चेक कर लो। सर पहले वाले में ये 5,000 ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि लिमिट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन नॉट बी मोर देन 5,000, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में चलता है, चलता है, ये वाला कैश में चलता है, ये कैश में नहीं चलता है, इसलिए यहां पर इन्होंने ये चेक लिखा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में दोगे तो भी चलता है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मेडिक्लेम आप कैश में नहीं दे सकते, वो आपको चेक में देना पड़ेगा, कैश में दोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। और यहां पर 2,000 क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप मेडिक्लेम का डिडक्शन ले रहे हो, तो फिर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, क्या क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स करके एक बंदा है, उसने एक लोन लिया, ठीक है, लोन लिया और उसके लोन पे कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डेट सुनना, 31 मार्च 2021 को 2,10,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, ठीक है। फिर अगले साल और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बढ़ गया 90,000 का, 2021 मार्च में 2,10,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और 21-22 में वापस से 90,000 रुपए का इंटरेस्ट और बढ़ गया, ठीक है। तो 21-22 के एंड तक 3 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब उसने 21-22 में उस 3 लाख में से 1 लाख रुपए का रीपेमेंट किया, ठीक है, और जो बचा हुआ 2 लाख है ना, उसने कन्वर्ट कर दिया नए लोन में। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसको 21-22 में कितना डिडक्शन मिलेगा। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप एसबीआई से लोन लेते हो और अगर आप डिडक्शन की इच्छा रखते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा एज पर सेक्शन 43B, दैट इज ऑन एक्चुअल पेमेंट। आप पता लगाओ एक्चुअली कितना पे किया करंट ईयर में, एक्चुअली करंट ईयर में तो 1 लाख पे किया है, तो 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। सर 2 लाख जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक नए लोन में कन्वर्ट हो गया, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसका डिडक्शन आपको मिलेगा उस साल में जिस साल में उस नए लोन को आप रीपे करने को चालू करोगे, से 2-3 साल बाद ये 2 लाख रुपए में से थोड़ा थोड़ा करके आप रीपे कर रहे हो, तब उसका डिडक्शन मिलेगा एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर। लेकिन आज आपको डिडक्शन 21-22 में सिर्फ 1 लाख रुपए का मिलने वाला है, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर डी, इनकरेक्ट। Only deduction of 1 lakh shall be allowed to Mr. X in AY 22-23. I hope it is clear to all of you. मैं ये उम्मीद लगा रहा हूं कि आप ये रीजनिंग सुनने के पहले खुद से सॉल्व कर रहे हो, मेरा सुन के मत खत्म करो, तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं होने वाली है। पहले खुद से एक बार सॉल्व करो, फिर रीजनिंग सुनो, एक बार सारी रीजनिंग सुन लो, अच्छा रहेगा। हो सकता है आप कोई गलत एंगल से सोच रहे हो, आंसर आपको सही आ गया, लेकिन आपकी सोच गलत, कभी कभी गलत सोच से भी सही आंसर आ जाता है तुक्के से। तो आप सारी रीजनिंग एक बार सुन लो, हर एक स्टूडेंट को रेकमेंडेड है कि सारी रीजनिंग एक बार सुन लो आप, ठीक है, ताकि आपकी रीजनिंग और मेरी रीजनिंग सिंक हो रही है कि नहीं हो रही है। ये रीजनिंग से आपका बहुत कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, एमसीक्यू नंबर 98। यहां पर एसएससी के यहां पर एक सर्च हो रहा है, सेक्शन 132 के हिसाब से सर्च हो रहा है ऑन 20th of December 2021, ठीक है। अब सर्च के टाइम पर एसएससी के पास 50 लाख रुपए की इनकम मिली है, जो कुछ एडिशनल सेल है 2021 फाइनेंशियल ईयर का। अब एसएससी को बोला गया, देखो अभी अगर सर्च के टाइम पे कुछ मिलता है, ठीक है, और अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च उसका सोर्स एक्सप्लेन कर देते हो, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले, वो ड्यू डेट के फाइलिंग के पहले रिटर्न भर देते हो, उस पर टैक्स भर देते हो, उस पर इंटरेस्ट भर देते हो, और आईटीआर भर के वो इनकम को आईटीआर में इंक्लूड कर देते हो, अगर ये सारी चीजें कर देते हो, सबसे पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च आपको सोर्स डिस्क्लोज कर देना है कि कहां से पैसा आया, क्या एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद समय के पहले आईटीआर भर देना है, उसके अंदर इनकम इंक्लूड कर देना है, उस पर टैक्स भर देना है, इंटरेस्ट भर देना है। तो गवर्नमेंट बोलती है उस केस में हम लोग 271 AAB में 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम की पेनाल्टी लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सब चीज नहीं किया, या इस इतने सारे जो कंडीशंस मैंने बोला, इसमें से एक भी अगर मिस हो गया, मिसाल के तौर पर यहां पर एक कंडीशन एसएससी से मिस हो गया, कौन सा वाला, एसएससी ने वो अनडिस्क्लोज इनकम आईटीआर में इंक्लूड नहीं किया, चेक करो, ही डिड नॉट डिक्लेयर दैट इनकम इन द आईटीआर। तो अगर उसने वो इनकम डिक्लेयर नहीं किया आईटीआर में, तो फिर गवर्नमेंट बोलती है 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम का ख्वाब मत देखो, फिर आपको सपना क्या देखना पड़ेगा, 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम की पेनाल्टी लग जाएगी। और अनडिस्क्लोज इनकम यहां पर कितनी है, 50 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम है, उसकी 60% कितनी हो जाएगी, 30 करोड़ रुपीस की आपको पेनाल्टी लग जाएगी, चेक कर लो, बहुत भयंकर है, ठीक है। तो ये लाइन की वजह से एसएससी फंस गया, ये जो लाइन है ना, इसकी वजह से, ठीक है, केयरफुल रहना। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 99, यहां पर हैरी और सुजॉय करके दो रेजिडेंट है और इंडिया के सिटीजन है। हैरी भी रेजिडेंट है और सुजॉय भी रेजिडेंट है, हैरी भी इंडियन सिटीजन है, सुजॉय भी इंडियन सिटीजन है। अब ये दोनों क्या है, इंडिया के अंदर बैठते हैं, ठीक है, they are resident and Indian citizens and have been appointed as senior officials of country and country B। country A और country B दो देश है, उसके यहां पर ये लोग क्या बैठे, बन के बैठे, एम्बेसी वाले बन के बैठे, ठीक है।
तो अब इनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्या उस पर टैक्स लगेगा या ना लगेगा? देखो उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 10(6) लाया है और उसमें सबसे पहले क्लियरली बोल दिया है कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? दे शुड नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसके अलावा फिर और भी कंडीशन है, ठीक है? तो आपकी रेम्यूनरेशन जो भी इंडिया में है उसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला कंडीशन है कि आपको इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए और ये दोनों के दोनों साले इंडिया के सिटीजन है। अब अगर ये दोनों के दोनों इंडिया के सिटीजन है, आगे के कंडीशंस में फुलफिल करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है? दोनों की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। आगे और क्या कंडीशन है मालूम? ये लोग इंडिया में कोई और बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए या कोई और एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, प्लस उनके देश में हमारे जो एम्बेसी वाले बैठे हैं उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। ये बहुत सारे और कंडीशंस है, लेकिन वो सब का मतलब ही नहीं बनता है जब पहले ही लिखा गया है कि दोनों के दोनों साले इंडिया के सिटीजन है। अगर दोनों इंडिया के सिटीजन है, इनकी दोनों की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। आंख बंद करके आंसर दे दो। पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? आगे के कंडीशन देखो भी मत, देखना है तो देखो, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? नेक्स्ट वन, एमसीक्यू नंबर 100। सेंचुरी मार चुके हैं हम आज, बहुत अच्छी वाली, ठीक है? एमसीक्यू नंबर 100 क्या बोलता है? बहुत सिंपल है। यहां पर एक इंडियन कंपनी है, सॉरी यहां पर एक फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में पीई है और ये एक नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन ले रहा है और ये इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्या लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 94 भी एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। जाकर चेक करना, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 94 बी में बोरोवर कौन हो सकता है? बोरोवर इंडियन कंपनी भी हो सकता है और बोरोवर फॉरेन कंपनी का इंडिया में जो ब्रांच है ना, पी है, वो भी हो सकता है। यहां पर फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है, वो बोरोवर है, वो अपने नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से 900 करोड़ का लोन दे रहा है, उसको 10% का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 90 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहा है। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट में पता लगाना है इसको, कितना डिडक्शन मिलेगा, कितना डिसअलाउंस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पता लगाना है। What is the amount of interest allowable in respect of the debt assuming that the debt was invested on the first day of the financial year? कितना इंटरेस्ट इसको अलाउ होगा? तो हम लोग पता लगाते हैं कितना इंटरेस्ट इसको डिसअलाउ होगा। कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा 94 बी के अंदर? 94 बी के अंदर इसका इंटरेस्ट जो डिसअलाउ होगा, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा कंपेयर विद एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और पेएबल टू एसोसिएट एंटरप्राइज व्हिचएवर इज लोअर। तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? Interest is 90 crore minus 30% of EBITDA will come to how much? 30% of EBITDA will come to 45 crore. Therefore, point number 1 का आंसर 45 crore. Point number 2 का आंसर 90 crore. Whichever is lower, 45 crore disallow. अगर 45 crore disallow तो allow कितना? Allow भी 45 crore and therefore the answer to this question is A. 90 में से 90 में से 45 crore disallow हो जाएगा तो 45 crore allow हो जाएगा, ठीक है? It is as simple as that. चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। यहां पर एक बंदा है मिस्टर अनीश, रेजिडेंट, उसका 45 ईयर एज है, उसकी पूरी इनकम डिटेल दी गई है और बोला गया निकालो टैक्स, ठीक है? तो चलो उसका टैक्स निकालते हैं। सबसे पहले उसको एलटीसीजी हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी बेचकर 1,25,50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। अब उसको बचाने के लिए उसने क्या किया है? 54 ईसी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। 6 महीने के अंदर, डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 1 करोड़ का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, एग्जाम्पशन सिर्फ 50 लाख का मिलता है। तो 1,25,50,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से उसको 50,000 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो देयरफॉर उसका कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा वो होगा 75,50,000। उसके अलावा उसकी अदर इनकम भी है 1,50,00,000 रुपए की। देयरफॉर उसकी टोटल इनकम विल बी 2,25,50,000। अब उसको दो पार्ट में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और अदर इनकम। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 75,50,000 का, उस पर उसको 20% का फ्लैट टैक्स लग जाएगा एज पर सेक्शन 112, तो उसको 15,10,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा। और जो 1,50,00,000 रुपए उस पर उसको स्लैब रेट लग जाएगा। तो पहले 10 लाख पे 1,12,500 का जो स्टैंडर्ड टैक्स है वो आएगा, पहले 10 लाख पे, दैट इज 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक। और 10 लाख के ऊपर उसको जो टैक्स आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो टैक्स आने वाला है उसको 30% का फ्लैट टैक्स। तो उसको टोटल टैक्स आ जाएगा 43,12,500। अब उसको क्या सरचार्ज लगेगा? द आंसर इज एस, क्योंकि उसकी टोटल इनकम यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसको सरचार्ज लग जाएगा 25% का इस पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर। तो ये जो भी टोटल टैक्स आएगा उस पर 25% सरचार्ज, 4% सेस, ये मिला दोगे तो फाइनल आंसर विल कम टू 75,69,250 एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 75,69,250। दैट इज आंसर इज ए। अब ये जितने भी सॉल्यूशंस में कर रहा हूं वो 115 बीएसी का जो स्पेशल टैक्स रेजीम है ना, जो गवर्नमेंट ने लाया है, उसके हिसाब से नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे मना कर रहा है। क्वेश्चन ने मुझे यह मना कर रहा है कि डू नॉट ऑफर 115 बीएससी। अगर क्वेश्चन मुझे बोलता था ऑफर 115 बीएससी तो फिर मैं 115 बीएससी ऑफ कर लेता। ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं ऑफ करता, ठीक है? अपने क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102।
एक एलएलपी है, एलएलपी ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, कितना 1 करोड़ 25 लाख रुपए अगर आप बैंक से विड्रॉ करोगे तो इमेजिन कर लो क्या होने वाला आपके साथ, आपका टीडीएस कटेगा। अब इस एलएलपी के बारे में दो इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन ने। पहला बात तो इमोशनल अत्याचार, ये एलएलपी जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो काय के लिए विड्रॉ कर रहा है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए विड्रॉ कर रहा है, उससे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, बीइंग रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई एक्सेप्शन है? ऐसा एक्सेप्शन दिया है गवर्नमेंट ने सिर्फ कमीशन एजेंट्स को, जाकर चेक करना सीबीडीटी का एक सर्कुलर इसके ऊपर, जाकर अपनी बुक चेक करना टीडीएस का सेक्शन 194 है। लेकिन अगर एक एलएलपी अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कमीशन एजेंट को दिया गया गवर्नमेंट ने। एपीएमसी मार्केट के जो एजेंट्स होते हैं ना, उनको ये बेनिफिट दिया है, बाकी सबको नहीं है। तो ये इमोशनल अत्याचार यहां नहीं चलेगा। दूसरी चीज जो यहां पर दी गई है कि सामने वाला जो एसएससी है दैट इज कुणाल एंड कंपनी एलएलपी, वो पूरा रिटर्न हमेशा भरता है। तो अगर वो हमेशा रिटर्न भरता है तो फिर उसको यहां पर 2% और 5% का जो स्लैब रेट है ना, वो वाले प्रोविजन में उसको आने की जरूरत नहीं है। तो याद है आपको 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%। अगर पिछले 3 साल का आपने आईटीआर नहीं भरा है तो बैंक उस हिसाब से टीडीएस काटेगी। तो ये एसएससी आईटीआर भरता है। तो इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 1 करोड़ 25 लाख रुपया विड्रॉ किया तो इसको 25 लाख रुपया जो एक्सेस अमाउंट है उस पे उसको 2% का टीडीएस लगेगा। 25 लाख पे 2% कम्स टू हाउ मच? 50,000 रुपए। एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट? दिस क्वेश्चन इज बी। इसका आंसर बी है। ठीक है, अब यहां पर दो टनेज टैक्सेशन, एक टनेज टैक्स पे एक क्वेश्चन आ चुका है सेक्शन 115 पे। ठीक है, वो भी अमेलगमेशन, बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछा है, बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से सुनना इस पर क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर दो टनेज टैक्सेशन कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड एक वाई लिमिटेड, ये दोनों का अमालगमेशन होता है। टनेज टैक्सेशन का बेनिफिट आपको कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है। अब ये दोनों के दोनों टनेज टैक्सेशन कंपनी है, एक्स भी टनेज टैक्सेशन कंपनी है, वाई भी टनेज टैक्सेशन कंपनी है, और एक्स का अनएक्सपायर्ड पीरियड 8 साल बचा है, मतलब एक्स 2 साल से टनेज टैक्स का बेनिफिट ले रही है, और वाई का टनेज टैक्स का बेनिफिट 6 साल का बचा है, मतलब वाई ने 4 साल का बेनिफिट ले लिया है। अब ये दोनों आके मर्ज होना चाहते हैं, मर्ज होकर ये एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, जेड लिमिटेड। अब अगर ये नई कंपनी बनाएंगे तो इनको बेनिफिट कितने साल के लिए मिलेगा? क्या 6 साल के लिए मिलेगा जितना वाई के लिए मिला है, जितना वाई का बचा है, या 8 साल के लिए मिला है बनेगा मिलेगा जितना एक्स के लिए बचा है? तो इस पर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया सेक्शन 115VY। कभी जिंदगी में मौका मिले तो इनकम टैक्स एक्ट खोल के देखना। 115VI क्या बोलता है? अगर दोनों टनेज टैक्सेशन कंपनी एक साथ आती है तो जिसका भी लॉन्गेस्ट पीरियड बचता है ना, लॉन्गेस्ट पीरियड जिसका बचता है उतना नई कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अगर दोनों टनेज टैक्सेशन कंपनी मिलकर अमालगमेट होती है तो लॉन्गेस्ट पीरियड वाली कंपनी का पीरियड अप्लाई होगा फॉर द न्यू कंपनी। देयरफॉर लॉन्गेस्ट पीरियड यहां पर किसका है? एक्स का है। कितना? एक्स का 8 साल बचा हुआ है। देयरफॉर इस नई टनेज टैक्सेशन कंपनी को भी कितने साल का बेनिफिट मिल जाएगा? 8 साल और बेनिफिट मिल जाएगा। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 104। यहां पर दो पर्सन है, एक बायर एक सेलर है। मिस्टर सुरेश इज ए बायर एंड मिस्टर नहीं है, सामने वाला जो सेलर है वो पेटल एलएलपी है। अभी एलएलपी ने 55 लाख रुपीस का गुड्स बेचा, किसको? बायर को। ठीक है, अगर एलएलपी 55 लाख का गुड्स बेचता है और एलएलपी का खुद का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, पिछले साल का एलएलपी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है, और वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का अगर गुड्स किसी को बेचता है तो एलएलपी को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीस। अब टीसीएस कलेक्ट करते समय उसका 0.1% का टीसीएस का रेट है। अब अगर सामने वाला बंदा पैन या आधार दोनों में से एक भी चीज दे देता है ना तो चल जाता है। अब यहां पर एसएससी नड़ गया, सामने वाला बंदा ना पैन देने को तैयार, सॉरी पैन मंगवाया लेकिन सामने वाले ने आधार दिया, तो क्या चल जाएगा कि नहीं? अगर सामने वाले से, मैं अगर सेलर हूं आप बायर हो, मैं आपको 55 लाख का गुड्स बेच रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं भाई पैन में से आधार में से कोई एक चीज दे दो, चल जाएगा ना? दोनों में से कोई एक चीज दोगे तो चल जाता है। अगर दोनों नहीं देगा ना तो हायर रेट पे टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज भी दे देगा ना तो चल जाएगा। यहाँ पर एसएससी ने क्या बोला? मैं आधार देता हूं ना, पैन नहीं है मेरे पास, तुम आधार ले लो। ठीक है, या पैन मेरे को नहीं देने का, तुम आधार ले लो। एसएससी ने दोनों में से एक भी चीज दे दिया क्योंकि सेक्शन 2061H के अंदर साफ साफ लिखा है अगर आप दोनों में से कोई भी एक चीज कलेक्ट करोगे इट इज सफिशिएंट कंप्लायंस अंडर सेक्शन 2061H। देयरफॉर यहां पर अगर दोनों में से एक चीज एसएससी दे रहा है तो ये एक सफिशिएंट कंप्लायंस है, और यहां पर इसका हायर रेट पे टीसीएस कलेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर टीसीएस कितना आएगा? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 5 लाख। 5 लाख के एक्स्ट्रा अमाउंट पे 0.5% का जो रुपया टीसीएस का रेट है उस हिसाब से आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 नहीं है, 0.1% है। सॉरी, चेंज कर देता हूं। 0.1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना है, तो 0.1% के हिसाब से टीसीएस कितना आ जाएगा? जस्ट 500 रुपीज। एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। तो यहां पर क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? जब सेलर बायर से गुड्स बेचता है
तो उससे पैन या आधार दोनों में से क्या एक चीज लेगा तो भी सफिशिएंट कंप्लायंस है? द आंसर इज यस। आपको हायर रेट पे टीसीएस कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज अगेन ऑन मार्जिनल रिलीफ, और यहां पर आप वही लॉजिक अप्लाई करोगे जो आपने अर्लियर क्वेश्चन में अप्लाई किया था, जो मैंने आपको बोला था। यहां पर XYZ एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसके पिछले साल का टर्नओवर 410 करोड़ है। इसका मतलब इसका बेसिक टैक्स रेट होने वाला है 30%, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो बेसिक टैक्स रेट 30%। अब वो 10 करोड़ के ऊपर कितना कमा रहा है? जस्ट 2 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब 2 लाख एक्स्ट्रा कमाने की वजह से उसको बहुत ज्यादा सरचार्ज आ जाएगा और बहुत ज्यादा टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब तो मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1, पहले आप 10 करोड़ पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग 7% सरचार्ज, तो आएगा 3 करोड़ 21 लाख। उसके बाद आप 10 करोड़ 2 लाख पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग 12% सरचार्ज, तो टैक्स के अंदर भयंकर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है। जो स्टेप नंबर 1 वाला टैक्स है उसमें आप जो एक्स्ट्रा इनकम है, स्टेप नंबर 1 वाला टैक्स, उसमें एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दो, उस पे 4% सेस लगा दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज 3 करोड़ 35 लाख 92,000 रुपीज, विच विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है मार्जिनल रिलीफ का। पूरी दुनिया इस पे रोते रहती है क्या है क्या है क्या है, बट इससे सिंपल तरीका आपको दुनिया में और नहीं मिलने वाला, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? एक अससी है, एक कंपनी है, उसने अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया, फेल टू रिपोर्ट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर इनटू इट बाय विद अ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। एक स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन होती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें इंडियन कंपनी का 26% या उससे ज्यादा का होल्ड होता है। तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी बन जाएगी उसकी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। देयरफॉर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है। और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म 3CB में, और अगर रिपोर्ट नहीं किया तो अब आपको 2 पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी। एक, आपको 271AA में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी फॉर नॉट रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन। सेकंड, आपको मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की भी पेनाल्टी लग सकती है, 200% ऑफ टैक्स पेएबल, एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज A and C, एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज A and C बोथ। चेक कर लो बराबर से, ठीक है। मैंने रेफरेंस भी दे दिया है सेक्शन का। 200% लगता है इसमें, 50% नहीं। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया ना, गवर्नमेंट उसको मिस रिपोर्टिंग मिलती है, अंडर रिपोर्टिंग नहीं। 200% ऑफ टैक्स पेएबल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। यहां पर क्या हो रहा है? एक अससी, फिर से ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है। एक अससी है, उसकी टोटल इनकम एओ ने ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर 34 लाख से बढ़ा दिया। अब याद करो, अगर एओ आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाता है उसके वजह से टोटल इनकम बढ़ती है, तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बोला है, आपको चैप्टर 6 से और 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल सकता है। तो आपकी जो बढ़ी हुई इनकम है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग में एओ ने आपकी 34 लाख से इनकम बढ़ाया, उस बढ़ी हुई इनकम के अगेंस्ट आपको चैप्टर 6 से और 10AA नहीं मिलेगा, एज पर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 92C सबसेक्शन 4। मैंने पिछले एमसीक्यूज में उसका रीजनिंग, उसका रेफरेंस भी दिया था। तो आपको क्या नहीं मिलेगा? चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या उस बढ़ी हुई इनकम के अगेंस्ट मैं बिजनेस लॉस ले सकता हूं? यस, ले सकते हो। क्या उस बढ़ी हुई इनकम के अगेंस्ट में अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ले सकता हूं? वो सब कहीं मना नहीं किया है, चैप्टर 6 से नहीं ले सकता है तू, चेक करो। एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज बी। बढ़ी हुई इनकम के अगेंस्ट बिजनेस लॉस को नहीं लेने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मत लो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एओ आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाएगा तो उसके अगेंस्ट बिजनेस लॉस नहीं ले सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ फर्स्ट प्रोवाइजर टू 92C4 में यह लिखा है कि एओ अगर आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाता है तो उस इनकम के अगेंस्ट आप चैप्टर 6 से और 10AA का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 143(1) का जो आपका इंटीमेशन है, उसमें कौन कौन से एरर 143(1) में नहीं कवर होते? क्या 143(1) के जब प्रोसेसिंग होता है आपका आईटीआर, तो क्या उसमें अरिथमेटिकल एरर रेक्टिफाई होता है? डेफिनेटली होता है। क्या इनकरेक्ट क्लेम रेक्टिफाई होता है? डेफिनेटली होता है। क्या डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रेक्टिफाई होता है? डेफिनेटली होता है। क्या एडिशन ऑफ इनकम अपीयरिंग इन फॉर्म 26AS व्हिच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, क्या ये भी रेक्टिफाई होता है? ये रेक्टिफाई नहीं होता। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है आपके 143(1) के इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग के सिस्टम में, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। ये रेक्टिफाई नहीं होता है, ये पर्टिकुलर चीज उसमें मेंशन नहीं है। अरिथमेटिकल एरर रेक्टिफाई होता है 143(1) में रिटर्न प्रोसेस होते समय। इनकरेक्ट क्लेम भी रेक्टिफाई होता है। और तीसरा वाला पॉइंट तुम्हारा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट किया है लेकिन आईटीआर में आपने उसको डिसअलाउ नहीं किया, तो वो भी डिसअलाउ करवा देगा आईटीआर के अंदर 143(1) में प्रोसेस होते समय। बट पॉइंट नंबर डी नहीं कवर है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिस्टर आकाश एक नॉन रेसिडेंट है, उसको इसमें से कौन से प्रोविजंस नहीं मिलेंगे? क्या ऑपरेशन ऑफ शिप्स मिलेगा? मिलेगा ना, वो सारे नॉन रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है 44B। क्या ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट मिलेगा? मिलेगा, सारे नॉन रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है 44BBA।
क्या अप्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज मिलेगा? वो सारे नॉन रेसिडेंट्स और रेजिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है 44 AE। पॉइंट नंबर सी मिलेगा, पॉइंट नंबर सी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 44 बी ट्रिपल बी ओनली अवेलेबल टू फॉरेन कंपनी। मिस्टर आकाश, एक इंडिविजुअल को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ए, बी और डी इंडिविजुअल्स के लिए भी है, लेकिन सी के अंदर जाकर चेक करना 44 ट्रिपल बी स्पेसिफिकली लिखा है, सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए अवेलेबल है, बाकी सब एसएससीज के लिए ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है। मिस्टर आकाश इंडिविजुअल है, उसको नहीं मिलेगा। जाओ। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 110 क्या लिखा गया इसमें? मिस्टर रवीश करके एक बंदा है, वो कैनरा बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, कितना विड्रॉ कर रहा है? टोटल अगर आप मारो तो 99 लाख रुपीस विड्रॉ कर रहा है। लेकिन मिस्टर रवीश की एक गलती हो गई, उसने पिछले 3 सालों का आईटीआर नहीं भरा है। अगर मिस्टर रवीश ने पिछले 3 सालों का आईटीआर नहीं भरा है तो उसका स्लैब रेट क्या होगा मालूम? 20 लाख। अगर आईटीआर भरा होता ना तो फिर स्लैब रेट 1 करोड़ होता, लेकिन क्योंकि उसने आईटीआर नहीं भरा है तो उसका स्लैब रेट क्या होगा? 20 लाख से 1 करोड़, उसका 2% टीडीएस कटेगा। देयरफॉर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कितना इनकम, कितना पैसा विड्रॉ किया उसने? टोटल 99 लाख विड्रॉ किया, 20 लाख हटा दो, 79 लाख पे 2% टीडीएस कटेगा उसका। चेक कर लो, 79 लाख पे 2% टीडीएस विल कम टू व्हाट? 1,58,000 रुपीज। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 इज बेस्ड ऑन अ रीसेंट अमेंडमेंट। यहां पर देखो, एक बायर एक सेलर है, ठीक है, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जून 2021 में। ये चीज दिमाग में रखना, जून 2021 में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, दोनों का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठ रहा है, ये बायर टीडीएस काटे या सेलर टीसीएस कलेक्ट करे? बायर ने 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीदा और सेलर ने भी 50 लाख से ज्यादा का गुड्स बेचा। बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, सेलर का भी पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, लेकिन ट्रांजैक्शन जून 2021 में हो रहा है। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन जून 2021 में हो रहा है, 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि 194 क्यू फाइनेंस एक्ट 2021 में आया और ये सेक्शन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो यहां पर 194 क्यू में टीडीएस नहीं कट सकता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जून में हो गया। अगर ये ट्रांजैक्शन जुलाई में होता ना तो 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाता। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 194 क्यू में नहीं आएगा, तो अब 206 सी में सबसेक्शन 1H में सेलर को क्या करना पड़ेगा? टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कितना टीसीएस? टोटल उसने कितने का सामान बेचा? 90 लाख रुपए का सामान बेचा है। 90 लाख का सामान बेचा है तो 50 लाख का तो थ्रेशोल्ड हो जाएगा, तो एक्सेस अमाउंट दैट इज 40 लाख पे उसको 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर द आंसर विल कम टू व्हाट? 4,000 रुपीज। चेक कर लो यहां पर टीसीएस, सेलर को टीसीएस, बायर को क्यों नहीं लगेगा 194 क्यू? क्योंकि 194 क्यू इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। दिस इज द कैच इन दिस क्वेश्चन। 2061H एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ वेरी सिंपल एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 112। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन ऑन कंप्यूटेशन ऑफ पेनाल्टी। एक असासी है, 61 ईयर की एज है उनकी, मतलब सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है। अब उन्होंने आईटीआर नहीं भरा, आईटीआर नहीं भरा तो उनका 144 का असेसमेंट हो गया, 13 लाख रुपए की इनकम हो गई। अब बताओ उस पर कितनी पेनाल्टी लगेगी? बहुत सिंपल है, सबसे पहले उनका अंडर रिपोर्टिंग इनकम ढूंढो। अंडर रिपोर्टिंग इनकम कैसे ढूंढोगे? असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। उनकी असेस्ड इनकम कितनी है? 13 लाख रुपए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख। तो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो सिर्फ रेजिडेंट्स को आप हायर सीनियर सिटीजन लिमिट मिलती है 3 लाख और 5 लाख की, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलेगी। यही क्वेश्चन के अंदर कैच है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 13 लाख में से 2.5 लाख निकलेगा तो कितना होगा? 10.5 लाख रुपया। अब उसकी टैक्स निकालो, टैक्स कैसे आएगा? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 13 लाख पे टैक्स निकालो, 13 लाख पे उसका टैक्स कैसे आएगा? 2.5 लाख तक कुछ नहीं, उसके बाद में वो तो 5%, फिर 20%, फिर 30%, तो टैक्स आ जाएगा उसका, प्लस सेस लगा दो उसके ऊपर 4%, तो टैक्स आ जाएगा उसका कितना? 2,10,600 रुपए का। उस पे 50% पेनाल्टी मार दोगे तो 1,05,300 रुपए की आपको पेनाल्टी लग जाएगी। एंड देयरफॉर आंसर विल कम टू व्हाट? आंसर विल कम टू बी, and therefore the answer is 1,05,300 penalty being 50% of the tax payable on the total income of 13 lakhs। आंसर इसका बी है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर कैच सिर्फ एक ही था कि नॉन रेसिडेंट है, और इस नॉन रेसिडेंट अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको एनहांस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, उसको 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा क्वेश्चन हमने अपनी जिंदगी में बहुत बार किया, इनफैक्ट बहुत बार किया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये एक असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट किया असेसी का 143 के अंदर। असेसमेंट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने 2 एडिशन किया, एक 40A में कुछ डिसअलाउंस किया, एक अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट किया। तो 2 किस्म के डिसअलाउंस असेसिंग ऑफिसर ने किया अपने ऑर्डर के अंदर, एक 40A का डिसअलाउंस और एक अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का डिसअलाउंस। असेसी ने अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को चैलेंज किया, अपील किया सीआईटी अपील के पास जाकर। ठीक है, और बाद में अब असेसी को 40A के लिए भी कुछ रेमेडी चाहिए, तो क्या असेसी अब 264 के लिए जा सकता है?
264 के लिए नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि इस ऑर्डर पे अब डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर नहीं, कंप्लीट मर्जर एप्लीकेबल हो जाएगा कि एक बार अगर आपका ऑर्डर कहीं पर भी अपील या रिवीजन में चला गया तो फिर वो 264 में नहीं जा सकता है। लेकिन क्या 40A जो पहले अपील में नहीं गया था, क्या उसके लिए मैं 154 में जा सकता हूं? जा सकते हो। 154 इज पॉसिबल क्योंकि 154 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर है, जिसमें यह बोला गया है कि अगर जो मुद्दा अपील में गया है उसको 154 में मत उठाओ, दूसरे को उठा सकते हो। तो कौन सा मुद्दा अपील में चला जा चुका है? अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा अपील में जा चुका है, वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता है। लेकिन क्या 40A वाला मुद्दा रेक्टिफाई हो सकता है? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर बी। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में प्योर लॉजिक पे देने वाला हूं, प्योर लॉजिक पे, इसका कंप्यूटेशन नहीं करने वाला हूं। एक्चुअली एग्जाम में आपको कंप्यूटेशन करना चाहिए, लेकिन इतना समय किसके पास होता है कि एक एमसीक्यू के लिए मैं 15 मिनट लगा दूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना, आपको 15 से 20 मिनट कम से कम लगेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लॉजिक पे थोड़ा आंसर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एग्जाम के अंदर थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। एक 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या आप 15 मिनट दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। 2 मार्क्स मिल भी जाएंगे तो भी वो वर्थ नहीं है, ठीक है। उससे आपका 10-15 मार्क का पेपर छूट जाएगा नेसेसरली। डेफिनेटली यहाँ पर अपने को थोड़ा लॉजिक से आंसर देना है। 2 भाई है यहाँ पर, एक गणेश है और एक राजेश है, ठीक है। अब जो गणेश है वो कुछ इनकम कमा रहा है, राजेश कुछ इनकम कमा रहा है, लेकिन जो गणेश है ना वो चैप्टर 6 से में उसके बहुत ज्यादा डिडक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। और राजेश है ना उसके चैप्टर 6 से में बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिडक्शन उसके चैप्टर 6 से में नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है कि इन दोनों भाई को क्या 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहिए या 115 बीएससी ऑप्ट करे के बगैर नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट करना चाहिए। देखो मैं लॉजिक से आंसर देता हूं, क्योंकि इस भाई के केस में बहुत सारे चैप्टर 6 से है, क्योंकि इस भाई के केस में बहुत सारे चैप्टर 6 से है, इसको अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट करेगा तो ये सारे चैप्टर 6 से उसको नहीं मिलेंगे, और अगर सारे चैप्टर 6 से नहीं मिलेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं लॉजिक से बोल रहा हूं कि इस भाई को नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको टैक्स रेट से जितना फायदा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा उसको चैप्टर 6 से नहीं लेने की वजह से नुकसान हो जाएगा। उसको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटीडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटीटीटीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सारे डिडक्शंस उसको मिल सकते हैं ना नॉर्मल प्रोविजन में। तो बेटर ही गोस फॉर नॉर्मल प्रोविजन बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ चैप्टर 6 से। बट दूसरा भाई उसके इतने ज्यादा चैप्टर 6 से नहीं है। जब उसके इतने ज्यादा चैप्टर 6 से नहीं है तो उसको डिडक्शन से तो कुछ खास बेनिफिट मिलने नहीं वाला है। तो क्योंकि उसको डिडक्शन से खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मेरे हिसाब से वो 115 बीएससी के हिसाब से जाएगा तो उसका आंसर सही आएगा। मतलब उसको आंसर मतलब टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। इस लॉजिक से मैंने प्योर आंसर दिया है। अगर आपको सही आंसर चाहिए तो आपको इसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा दोनों भाइयों के लिए, दोनों के हिसाब से, दोनों भाइयों के लिए नॉर्मल कंपटीशन 115 बीएससी, नॉर्मल कंपटीशन 115 बीएससी। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं हो सकता यार, इतना लेंदी, इतना लंबा क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा एग्जाम के अंदर यार। तो मैं अपने लॉजिक से आंसर दे रहा हूं कि भाई गणेश को नॉर्मल के लिए जाना चाहिए और चैप्टर 6 से, और जो राजेश है जो दूसरा भाई है उसको 115 बीएससी के से। Therefore Rajesh should opt for 115 BSc as I've told you, and Ganesh should not go for 115 BSc। मेरे लॉजिक से वो आंसर आ रहा है, मेरे लॉजिक से मैंने वो आंसर दिया है। मैं इसके कंपटीशन के चक्करों में नहीं पढ़ने वाला हूं, कुछ सेंस नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम के लिए भी आपको कंपटीशन करना है, लेकिन समय नहीं है तो कहां से करेगा। एक इंसान के पास क्या 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट है? 15 मिनट मिनिमम लगेंगे, ये चीज दिमाग में रखना। तो थोड़ा सा रिस्क ले लो और उसका आंसर कर दो, ठीक है। मेरे पास यहाँ क्लास में भी इतना समय नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर घटिया क्वेश्चन के ऊपर 15 मिनट बर्बाद करो। इससे काफी बेटर क्वेश्चन हमने 115 बीएससी के ऊपर क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करना है तो वो क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैं क्यों वापस से प्रैक्टिस करूं। एनीवेज नेक्स्ट सेक्शन, एमसीक्यू नंबर 115 115। इसमें क्या बोला गया? इसमें एक स्पेसिफाइड फंड के बारे में कुछ इनकम्स दी गई है और बोला गया है सेक्शन 10(4)D में स्पेसिफाइड फंड को कौन कौन सी इनकम पे एग्जेम्पशन मिलता है। तो अगर आप उसके लिए आपको 10(4)D सेक्शन खोलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। 10(4)D जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था, जिसमें स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम को गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है, उसमें क्या क्या है? उसमें बहुत सारी इनकम आती है लेकिन एक नहीं आती है। अगर आप किसी रेजिडेंट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करके कैपिटल गेन्स कमाते हो, वो उसमें नहीं कवर है, वो एक्सेप्शन में डाला है, चेक करना। रेजिडेंट इंडियन कंपनी के, किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करके कैपिटल गेन्स कमाते हो, वो नहीं आता है। बाकी बहुत सारी इनकम आती है। जैसे क्या रुपी डिनोमिनेटेड को अगर बेचकर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को बेचकर, जो आईएफएससी के अंदर है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, उसको बेचकर अगर कैपिटल गेन्स कमाता हूं, क्या वो कवर है? कवर है। क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कवर्ड है? कवर्ड है। क्या इंडियन कंपनीज के शेयर्स कवर्ड है, जो जिस पे आप कैपिटल गेन्स कमाते हो? सिर्फ ये इनकम नहीं कवर्ड है, बाकी आपकी ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम और ये इनकम, ये चारों इनकम कवर्ड है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने जैसा नहीं है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको जाकर पहले जिंदगी में क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? सेक्शन 10(4)D को रट्टा मारना पड़ेगा। उसमें 4-5 किस्म की इनकम्स है, वो सारी इनकम चेक करो और यहां से क्रॉस वेरीफाई करो कि कौन सी इनकम वहां पर नहीं मेंशन है। जो नहीं मेंशन है वो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट नंबर 3 है। बाकी 1, 2, 4 एंड 5 ये चारों के चारों मेंशन्ड है, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज 1, 2, 4 एंड 5। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत सारे ऑप्शन दिए इंस्टीट्यूट ने, देखो कितने 9 ऑप्शन, 10 ऑप्शन दिए, उसमें से सिलेक्ट करना है अपना सबसे अपना आइडियल वाला ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो चलो पता लगाते हैं सबसे आइडियल कौन सा आंसर है इसमें से। 10 में से कौन से सिलेक्ट करने हैं अपने, 10 में से एक सिलेक्ट करना है, दो सिलेक्ट करना है, तीन सिलेक्ट करना है, चार सिलेक्ट करना है, पांच सिलेक्ट करना है, या 10 के 10 सही है, पता लगाना पड़ेगा। 10 के 10 तो सही नहीं हो सकते, कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए पहले पूरा फंडा देख लो, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक रीट है, एक रीट को एसपीवी से डिविडेंड इनकम मिलती है। अब जब रीट को एसपीवी से डिविडेंड इनकम मिलती है तो क्या होता है, रीट के हाथ में हमेशा एग्जाम्प्ट है, हमेशा उसमें उसमें वो हमेशा पास थ्रू कर देगा। किसको पास थ्रू कर देगा, वो हमेशा उसके हाथ में एग्जाम्प्ट है। ठीक है, देयरफॉर द आंसर, द फर्स्ट आंसर इज REIT enjoys pass-through status in respect of dividend income from A Limited, irrespective of whether A Limited offer 115BAA। डिविडेंड इनकम जो एसपीवी से रीट को मिलती है वो हमेशा एग्जाम्प्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रीट के हाथ में हमेशा एग्जाम्प्ट है, ये पहली चीज। अब वही डिविडेंड रीट जब इन्वेस्टर को देगा तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है एग्जाम्प्ट है, वो डिपेंड करता है कि एसपीवी ने क्या ऑप्ट किया है। अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया है तो रीट, तो फिर इन्वेस्टर के हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, और एसपीवी ने अगर ऑप्ट नहीं किया है तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये मैंने लॉजिक यहां पर बताया। इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स होगा, हाँ टैक्स होगा, कब, अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया। एसपीवी कंसेशनल रेट लेती है तो इन्वेस्टर, ये सब क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल। एसपीवी कंसेशनल रेट नहीं लेती है तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जाम्प्ट। एंड देयरफॉर इसके पॉसिबल आंसर्स क्या आएंगे, इसके पॉसिबल आंसर्स आएंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 और 2 गलत है, आप पढ़ लो। पॉइंट नंबर 3 क्यों आएगा, क्योंकि रीट विल ऑलवेज एंजॉय द एग्जाम्पशन एंड विल ऑलवेज पास ऑन द इनकम टू होम, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है एग्जाम्प्ट है, उससे रीट को फर्क नहीं पड़ता, रीट के हाथ में कभी टैक्स नहीं होगा, इन्वेस्टर के हाथ में हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है एसपीवी क्या ऑप्ट करती है। तो रीट के हाथ में हमेशा पास थ्रू कर देगा, रीट किसके हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में। सेकंड, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मतलब जो इन्वेस्टर है उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, कब एग्जेम्प्ट होगा, इफ ए लिमिटेड डज नॉट ऑफर 115BAA। अगर एसपीवी 115BAA नहीं ऑप्ट करती है, मतलब एसपीवी नॉर्मल रेट पे टैक्स भरती है, तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट। ठीक है, और लास्ट, रीट टीडीएस कब काटेगा, फिर रीट टीडीएस तब काटेगा जब एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया। चेक करो, क्योंकि अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और इन्वेस्टर के एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया सॉरी, तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल हो जाएगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में, 194, चेक कर लो। Therefore, the answer to this question is 3, 6 and 9. I hope it is clear to all of you. ठीक है, this was question number 116. क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर। यहां पर दो कंपनी के बारे में डेटा दिया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी। ए लिमिटेड का इंडिया में कोई पी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म चलाता है, मतलब इसका कोई वेबसाइट है। ठीक है, और बी लिमिटेड इंडिया के अंदर क्या करता है, बी लिमिटेड इंडिया के अंदर इसका पी है, एक ऑफिशियल ब्रांच है, और दोनों का इंडिया में टर्नओवर जो है, मतलब इंडिया के रेजिडेंट्स को जो सर्विसेज देके पैसा कमाया वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इट में भी टेकन है 3 करोड़, मतलब दोनों ने इंडिया से 3 करोड़ रुपए कमाया है। पहले ये चीज समझ लो, ये फैक्टर समझ लो। दो कंपनी है, दोनों बाहर की है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। एक का इंडिया में ब्रांच नहीं, एक का इंडिया में ब्रांच है, और दोनों का इंडिया के रेजिडेंट से टर्नओवर 3 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अब सवाल उठ रहा है, एक मिस्टर एक्स बीच में आया। मिस्टर एक्स ने पहली कंपनी को 1 लाख रुपया दिया फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, मिस्टर एक्स ने दूसरी कंपनी को भी 1 लाख रुपया, 12 लाख रुपया दिया। ठीक है, पहली कंपनी को 1 लाख रुपया दिया, दूसरी कंपनी को 12 लाख रुपया। क्या यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा? बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहले ए लिमिटेड वाला केस समझते हैं। ए लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, हाँ है। क्या उसका इंडिया में ब्रांच है? नहीं है। क्या वो अपने को कुछ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस वर्विस दे रहा है? हाँ दे रहा है। ठीक है, दे रहा है कुछ। अब मैं उसको 1 लाख रुपया पे कर रहा हूं, क्या 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है? नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी को लगाने के लिए योर पेमेंट द थ्रेशोल्ड शुड एक्सीड 1 लाख रुपीस, और यहां पर मिस्टर एक्स ने सिर्फ एग्जैक्ट 1 लाख रुपीस दिया है, इसलिए 2016 का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता। मैंने क्लास में आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाया कि अगर 1 लाख से कम का थ्रेशोल्ड होगा तो 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगाओ 2% वाला, और 1 लाख से ज्यादा होगा तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगाओ 6%। तो यहां पर सामने वाली एंटिटी का पी नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल्ड है, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी लगाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि सामने वाले का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए।
तो सामने वाले कंपनी का, मैं एक ए लिमिटेड की बात कर रहा हूं, बी लिमिटेड की बात नहीं कर रहा हूं, बी पे बाद में आता हूं। ए लिमिटेड के केस में क्या 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है? नहीं लग सकता है। सारे कंडीशंस फुलफिल तो हो रहे हैं, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, वो ये है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर वो होता तो 2016 वाला लगा देता। ठीक है, ये यहां पर 16 बच गया। तो क्या 20 वाला लग सकता है? 20 वाला लगेगा, 165A वाला लगेगा, जो अमेजोन वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसमें 2% के हिसाब से इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, बी लिमिटेड। क्या बी लिमिटेड के केस में इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा? सवाल ही नहीं उठता है। बी लिमिटेड का इंडिया में ब्रांच है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसको तो इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। 2016 वाले और 2020 वाले दोनों केस में नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी नहीं होना मांगता है। अगर इंडिया में पी हो गया तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। देयरफॉर सेकंड केस में मिस्टर एक्स जब 12 लाख रुपया बी लिमिटेड को पे कर रहा है, उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। देयरफॉर इक्वलाइजेशन लेवी सिर्फ 1 लाख रुपए पे लगेगा, दैट इज 2%, वो भी 20 वाला 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी, 2016 वाला नहीं। 16 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट होना जरूरी है। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Therefore, equalization in levy at the rate of 2% would be attracted in the hands of A Limited in respect of consideration received from Mr. X. ठीक है, और 2016 वाले में इक्वलाइजेशन लेवी कौन भरता है मालूम? पेयर भरता है। और 2020 वाले में इक्वलाइजेशन लेवी कौन भरता है मालूम? रिसीवर भरता है। तो यहां पर 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है, तो यहां पर कौन भरने वाला है मालूम? एक्स नहीं भरने वाला इक्वलाइजेशन लेवी, ए लिमिटेड भरेगा कलेक्ट करते समय। ठीक है, देख इसलिए बोला 2% इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। और 2016 वाले में डिडक्ट करते समय आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पे करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लेकिन मैंने उसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है। यहां पर एक इंडियन कंपनी है एसएस लिमिटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, एक एक चीज मैं अलग कलर से लिखता हूं। यहां पर एक इंडियन कंपनी है एसएस लिमिटेड, उसने एक लंदन की कंपनी से लोन लिया है, कितना? 90 करोड़ का, 10%। अब उस कंपनी को गारंटी कौन देता है? एक दूसरी लंदन की कंपनी उसको गारंटी देती है। ठीक है, अब सुनो, इस लंदन की कंपनी और इस इंडियन कंपनी के अंदर एक कॉमन शेयर होल्डर है मिस्टर मैसेस टीडी, और इसका 40% शेयर इसमें, 40% शेयर इसमें। तो अगर इसका दोनों में 40-40% शेयर है तो समझ लो ये दोनों हो गए ना डीम टू बी एसोसिएटेड। देयरफॉर इनडायरेक्टली क्या ये मेरा एसोसिएटेड एंटिटी है? हाँ है ना, क्योंकि एक कॉमन बंदा मुझ में भी 40% होल्ड कर रहा है, इसमें भी 40% होल्ड कर रहा है, तो ये मेरा एसोसिएट एंटिटी है। तो एक थर्ड, ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी मुझे लोन दे रहा है बराबर, बदले में मेरा एसोसिएट एंटिटी इसको गारंटी दे रहा है बराबर। तो क्या ये पर्टिकुलर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आने वाला है 9 करोड़ रुपए का, कितने का? 9 करोड़ रुपए का, क्या ये 94B के लिमिटेशन में आएगा? द आंसर इज यस, आएगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे एक थर्ड पार्टी लोन दे रहा है, उसके बदले में गारंटी मुझे एक एसोसिएट एंटिटी दे रहा है। एसोसिएट एंटिटी कैसे बन गया? क्या डायरेक्टली बन गया? नहीं, इनडायरेक्टली बन गया, क्योंकि ये एंटिटी इसमें भी 40% होल्ड कर रहा है, उसमें भी 40% होल्ड कर रहा है, तो ये दोनों एसोसिएटेड हो गए। तो 94 भी अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है? अगर एक थर्ड पार्टी लोन दे रहा है और आपका एसोसिएट एंटिटी उसको गारंटी दे रहा है, तो 94 भी अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो 94 भी अट्रैक्ट करने के लिए आपको एबिटा ढूंढना पड़ेगा। एबिटा कितना है देखो, इसका जो टैक्स नेट प्रॉफिट है ना वो 11 करोड़ है, आफ्टर ऑल द थिंग्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर इनकम टैक्स। तो इसका एबिटा कितना आएगा? एबिटा 29 करोड़। कैसे आया सर? 11 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग है, तो उसमें सबसे पहले 11 करोड़ में 9 करोड़ का इंटरेस्ट ऐड करो, तो 20 करोड़ वो हो गया। एबिटा तो बिफोर है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्लस 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, प्लस 4 करोड़ का इनकम टैक्स ऐड बैक कर दो। ये सब करोगे तो एबिटा आ जाएगा 29 करोड़ का। ठीक है, अब अपन इसका ढूंढते हैं 94B में कितना खर्चा डिसअलाउ होगा। अब जैसे ही पता चल जाएगा कितना खर्चा डिसअलाउ हो गया, तो अपने को वो भी पता चल जाएगा कि कितना खर्चा अलाउ हो गया। ठीक है, देयरफॉर यहां पर चेक करते हैं डिसअलाउंस कितना है। इंटरेस्ट पेड इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा, 30% ऑफ एबिटा, एबिटा कितना है? 29 करोड़, उसका 30% कितना आएगा मालूम? 8.7। तो 8.7 माइनस 9 करोड़ विल कम टू 0.3 करोड़। कंपेयर विद पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इंटरेस्ट पेड और पेबल टू एसोसिएट एंटरप्राइज, दैट इज 9 करोड़। एंड देयरफॉर दोनों में से क्या है? विच एवर इज लोअर विल बी डिसअलाउड। मतलब डिसअलाउंस कितना होने वाला है? डिसअलाउंस सिर्फ और सिर्फ 0.3 करोड़ होगा। तो देयरफॉर अलाउ कितना होगा? टोटल 9 करोड़ पेमेंट कर रहे हो, उसमें से 0.3 अगर डिसअलाउ हो गया तो अलाउ कितना होगा? अलाउ हो जाएगा पॉइंट नंबर बी में जितना लिखा है चेक कर लो, 8.7 करोड़। इस तरीके से इस आंसर तक पहुंचा हूं मैं। ये था आपका एमसीक्यू नंबर 118। अब बस 2 एमसीक्यू बचे, बस दैट्स इट। फिर मेरे इंडिविजुअल एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। अगले सेशन से हम लोग केस स्टडी सिनेरियो जो एमसीक्यूज है वो उठाएंगे एक करके। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको। और
ये अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में फैलाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर एमसीक्यू, लेटेस्ट एमसीक्यू बुकलेट पे मुझे नहीं लगता है कि कोई और वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 120 इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर क्या हो रहा है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो किसी को वॉलंटरी डोनेशन दे रहा है, ठीक है। तो वॉलंटरी डोनेशन का आपको डिडक्शन मिलता है, आपको पता होगा, लेकिन वो कब मिलता है मालूम, जब आप करंट ईयर की इनकम में से डोनेशन दोगे। तो पास्ट ईयर की इनकम में से डोनेशन दोगे तो आपको एप्लीकेशन का डिडक्शन नहीं मिलता है। जैसे एक हेल्प है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, मेड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट बीइंग कॉर्पस डोनेशन, ठीक है। कॉर्पस डोनेशन नहीं है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। देयरफॉर यहां पर क्या हो, क्या दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने डोनेशन दिया, आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम मिलेगा। मेरी करंट ईयर की इनकम में से मैंने वॉलंटरी डोनेशन दिया, मिलेगा। मेरी करंट ईयर की इनकम में से मैंने दूसरे 1023C वाले को भी डोनेशन दिया, करंट ईयर की इनकम से, मिलेगा। लेकिन मेरी पास्ट इनकम में से मैंने अगर डोनेशन दिया तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पास्ट ईयर की इनकम में से मैंने अगर वॉलंटरी डोनेशन दिया, नहीं मिलेगा। देयरफॉर द आंसर टू दिस इज 1 and 2 एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस इज सी। चेक कर लो, ठीक है। इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। करंट ईयर की इनकम से अगर आप 12A वाले इंस्टीट्यूशन को, ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, करंट ईयर की इनकम में से 1023C वाले को डोनेशन देते हो तो डिडक्शन मिलेगा। पास्ट ईयर की इनकम में से अगर करंट ईयर में डोनेशन दोगे, डिडक्शन नहीं मिलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर? क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट इंडिविजुअल एमसीक्यू फॉर May 22 and November 22 released by ICAI. Question number 120. What would be your answer to question number 119 had the voluntary contribution to the said trust or institution had been in the form of corpus donation? अगर ये आप जो डोनेशन दे रहे हो, ये वॉलंटरी के बदले अगर कॉर्पस डोनेशन होता तो आपका आंसर क्या होता? अबे कॉर्पस डोनेशन देने पर डिडक्शन मिलता ही नहीं है। Therefore आंसर would have been none of the above. कुछ भी नहीं होता, डिडक्शन ही नहीं मिलता मुझे, ठीक है। कुछ भी और नहीं, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि साफ साफ गवर्नमेंट ने बोल दिया 12AB के अंदर कि आप वॉलंटरी डोनेशन दोगे तो ही मिलेगा, कॉर्पस डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जाकर हमारे सारे इंडिविजुअल एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट एंड इट हैड बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर। मैं चलता हूं और ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं। अगले सेशन में मैं आऊंगा अपने केस सिनेरियो एमसीक्यूज को लेकर, ठीक है। ये वाले कौन से वाले? ये जो इंडिविजुअल केस सिनेरियो, अब ये उठाएंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। चलो ध्यान रखो सब लोग अपना बेटा, टेक केयर, बाय।